नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बिली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1498 करोड़ रुपए की 146 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद खेल महाकुंभ का किया शुभारंभ। कहा, आज भारत के खिलाड़ियों का पूरी दुनिया में मान है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के भले के लिए है। साथ ही कहा, सरकार वक्फ की मदद से गरीब मुसलमानों की हालत सुधारना चाहती है। अलीगढ़ में अपने 5 दिवसीय दौरे के तीसरे दिन संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने 2 शाखाओं का दौरा किया। कहा, स्वयंसेवक समाज के हर वर्ग से जुड़े। और उत्तर प्रदेश में गुरुवार को कई जिलों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश व ओलावृष्टि से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हैं। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1498 करोड़ रुपए की 146 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है और राज्य में हर क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक नई पहचान बना रहा है। बेटियां अब बिना किसी डर के घर से निकल रही हैं। स्कूल और बाजार सुरक्षित जा पा रही हैं। व्यापारियों को कोई डर नहीं है, वे अपना उद्यम लगा रहे हैं। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। प्रदेश में अब बदलाव हुआ है और पहले की सरकारें इस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए अपने तक ही सीमित थी। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं कराया है वे लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने जब उन्हें मौका मिला तो विकास के कार्यों को स्वयं करते हुए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए कार्य किया। अपने पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो, जनता जनार्दन को और प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2014 के पहले का भारत। 2014 के पहले का भारत भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था। अविश्वास का वातावरण था। नौजवान की कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह का ये बयान लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ के उद्घाटन अवसर का है, जहां राजनाथ सिंह ने खेलों के प्रति पुरानी कहावत को बदलते हुए नई कहावत बताई। शनिवार को लखनऊ के कीरी सिंह बाबू स्टेडियम में राजनाथ सिंह ने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। स्टेडियम पहुंचते ही उनका हजारों स्कूली बच्चों ने खेल प्रस्तुतियों से स्वागत किया। पूरी खबर देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब लोग खेल के महत्व को समझे बिना कहा करते थे, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन मैं समझता हूं कि अब एक नई कहावत मार्केट में आ गई है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे और साथ में खेलोगे तो बनोगे उससे भी बड़े नवाब। एक नई यह कहावत मार्केट में अब आ चुकी है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह का ये बयान लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ के उद्घाटन अवसर का है, जहां राजनाथ सिंह ने खेलों के प्रति पुरानी कहावत को बदलते हुए नई कहावत बताई। शनिवार को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में राजनाथ सिंह ने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। स्टेडियम पहुंचते ही उनका हजारों स्कूली बच्चों ने खेल प्रस्तुतियों से स्वागत किया। पुलिस और पीएसी के जवानों ने परेड निकालकर सलामी दी। उद्घाटन समारोह में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के अलावा करीब 10,000 लोग शामिल रहे। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि खेल को लेकर धारणाएं बदल गई हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश में खेलों को लेकर नया माहौल मिला है। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई स्पोर्टिंग कल्चर का विकास हुआ है। पहले भारत के खिलाड़ी जीतने से अधिक पार्टिसिपेट करने पर ही वो संतुष्ट हो जाया करते थे, मगर आज भारत के खिलाड़ी पूरी दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाता है। यह हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज खेलो इंडिया के तहत 3,000 से अधिक खिलाड़ियों को प्रतिमाह 50,000 रुपए की सहायता दी जा रही है, जो उन्हें प्रशिक्षण, आहार, कोचिंग, किट, आवश्यक उपकरण और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। 4 दिनों तक चलने वाले सांसद खेल महाकुंभ में राजधानी लखनऊ के 8 जोन में खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो प्रतियोगिता होगी। अलीगढ़ में अपने 5 दिवसीय दौरे के तीसरे दिन संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने 2 शाखाओं का दौरा किया। पहले उन्होंने एचबी इंटर कॉलेज में सनातन शाखा का दौरा किया और फिर शाम को पंचनगरी स्थित भगत सिंह शाखा पर पहुंचे। भागवत ने दोनों शाखाओं में समाज में क्रांतिकारी बदलाव के लिए पंच परिवर्तन और संघ के शताब्दी वर्ष पर जोर दिया। उन्होंने स्वयं सेवकों से कहा कि वे समाज में समरसता का संदेश फैलाने के लिए काम करें। स्वयं सेवक समाज के हर वर्ग से जुड़े, उनसे मिले और उन्हें आदर के साथ अपने घर बुलाएं। साथ ही त्योहारों और कार्यक्रमों में मिलकर भाग लें ताकि समाज में सामूहिकता और समरसता बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी संस्कार है। परिवार में एक साथ पूजा, हवन और भोजन करना चाहिए, जिससे परिवार की एकता बनी रहे। शाहजहांपुर के गन्ना शोध परिषद में मुख्यमंत्री गन्ना विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसका उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग की ओर से 3 दिनों तक चलेगा। इसका मकसद पूरे प्रदेश में 1,520 मास्टर ट्रेनर तैयार करना है, जो आगे चलकर गांव-गांव जाकर गन्ना किसानों को बेहतर तकनीक से खेती कराना सिखाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि इस प्रशिक्षण से किसानों को पता चलेगा कि गन्ना कब बोना है, कब पानी देना है और कब दवाइयां डालनी है। इससे फसल का उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि अगर ये ट्रेनिंग सही ढंग से अपनाई गई तो मुख्यमंत्री का किसानों की आय दोगुनी करने का सपना जरूर पूरा होगा। मैं समझता हूँ अच्छे उद्देश्य के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स लोगों को ट्रेनिंग दिए जाने की बात है। पहले ये ट्रेनिंग पाएंगे और उसके बाद ये लोगों को ट्रेन करेंगे और वो लोग जाकर फिर किसानों को ट्रेनिंग देंगे। और सभी लोगों का एक तरीके से बहुत बड़ा फायदा होगा अगर पूरी तरीके से ट्रेनिंग में वो इसको आत्मसात करेंगे। कब गन्ना बोया जाए, किस समय उसको आवश्यकता है पानी की, किस समय आवश्यकता है किसी दवा की, किस समय जिस बात की आवश्यकता हो, अगर पूरी देखरेख के साथ इस पर चिंता की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई वो जरूर सफल होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के भले के लिए है। लखनऊ में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार वक्फ की मदद से गरीब मुसलमानों की हालत सुधारना चाहती है। उन्होंने कहा कि 2006 में सच्चर कमेटी ने वक्फ में बदलाव की सलाह दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस रिपोर्ट पर कोई काम नहीं किया। अब जब मोदी सरकार ने ये बिल लाया है तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक जिनका आर्थिक हित प्रभावित होने वाला है, भूमाफिया, जो कि सबके सब मुसलमानों के रहनुमा हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वह विरोध कर रहे हैं। दूसरा वो जो आज तक मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे,
उन्हें आज लग रहा है कि अब हम मुसलमानों को डरा करके अपने पास बांध के नहीं रख पाएंगे। वो जमाना जाने वाला है, वो विरोध कर रहे हैं। और तीसरा विरोध उन अंधों का है जो हाथी के पास जाते हैं, हाथी का पेट छूते हैं तो कहते हैं तंबू है, हाथी की पूंछ पकड़ते हैं तो कहते हैं केला है, हाथी का दांत पकड़ते हैं तो कहते हैं औजार है। उन्होंने वक्फ कमेटी के अधिनियम को पढ़ा ही नहीं है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल के आवास पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की। सपा अध्यक्ष ने घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के सवाल पर पलटवार किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हुए हमले के बहाने यूपी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान शनिवार को आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हुई उनकी मुलाकात के बाद आया, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सांसद के खिलाफ हुए विरोध को आधार बनाते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल दागा। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए सपा पर निशाना साधा। श्री अखिलेश यादव जी पहले अपने गुंडों को भेजते हैं, बवाल करवाते हैं और अपने ही गुंडों को करनी सेना बता देते हैं। अगर श्री अखिलेश यादव जी समाज में समरसता चाहते हैं, आगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की एकता चाहते हैं, तो एक शब्द वापस लेना था जो एक महापुरुष राणा सांगा जी के बारे में उनके सांसद जी ने बयान दिया था, उसे वापस ले लें, विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन वह इस पर राजनीति करना चाहते हैं, वह समाज को बांटना चाहते हैं। और पीडीए जो वो कहते हैं वो फर्जी है, उनका पीडीए वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। देखिए, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मजबूत करेगी। किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है और महापुरुषों का सम्मान करना हमारी संस्कृति में है। समाजवादी पार्टी का ये पुराना सगल है, कोई सिगुफा छोड़ करके अखबार की सुर्खियां बटोरना, जबकि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा लगातार जीत रही है। दरअसल सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने बीते दिनों राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में प्रदर्शन और भारी बवाल देखने को मिला था। आरोप है कि इसी दौरान करनी सेना ने सपा सांसद के आगरा स्थित आवास पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटना को भी अंजाम दिया था। प्रयागराज में दलित युवक की जलाकर हत्या के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है और एक को पकड़ने की कार्यवाही चल रही है। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 8,25,000 रुपए की मदद, 1 एकड़ जमीन, आवास योजना के तहत जमीन, पेंशन और मृतक की बेटी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बैजनाथ रावत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने ये कहा कि अगर पहले होता था कि अपराधियों के अपराध हो रहे थे तो यही तो था कि अपराधी बच जाता था कहीं नेताओं के यहाँ कहीं कहीं, और अब है कि अपराध करने वाला सीधे जेल में है। तो एक भय का वातावरण बनेगा अपराधियों में तो अपराध नहीं होंगे। चुनाव प्रचार के लिए कंटेंट तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने और बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गाइडलाइंस बना ली है। देखिए ये रिपोर्ट।
देश भर में चुनाव प्रचार के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए चुनाव आयोग अब इसके दुरुपयोग पर लगाम कसने की तैयारी में है। आयोग जल्द ही एआई के प्रयोग पर व्यापक दिशा निर्देश जारी कर सकता है, जिनकी झलक बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। आइए ये भी जान लेते हैं कि चुनाव आयोग के गाइडलाइन में क्या क्या हो सकती हैं बड़ी बातें। राजनीतिक दलों, मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई जनरेटेड कंटेंट का खुलासा करना अनिवार्य। गाइडलाइंस का मकसद चुनावी संवाद को बेहतर बनाना, मतदाताओं को गुमराह करने या उनकी पसंद को प्रभावित करने पर लगाम लगाना। डीप फेक पर विशेष नियम, डीप फेक वीडियो पर एआई जनरेटेड लिखा गया हो, भ्रामक वीडियो पर लगाई जा सकती है सख्त पाबंदी। डेटा एनालिसिस पर भी निगरानी, डेटा के इस्तेमाल के भी मानक किए जाएंगे तय। चुनाव आयोग अगले कुछ हफ्तों में गाइडलाइंस जारी कर सकता है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल और प्लेटफॉर्म इनका पालन सुनिश्चित करें। आयोग का ये कदम डिजिटल युग में चुनाव की पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। मेरठ में समेकित विकास योजना राउंड टेबल हैकाथॉन 2025 का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम 2047 का मेरठ, नया मेरठ की सोच पर आधारित था। इसमें मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पांडे ने मेरठ के विकास के लिए 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 92 योजनाओं का प्रस्ताव रखा। ये योजनाएं सांसद अरुण गोविल, बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक, मेयर हरिकांत अहलुवालिया और कई अन्य जनप्रतिनिधियों के सामने रखी गई। कार्यक्रम में ट्रैफिक सुधार के लिए चुने गए प्रोजेक्ट्स को 100 करोड़ रुपए का चेक पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया। साथ ही एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार को ट्रैफिक पुलिस के लिए बाइक्स की चाबी भी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले मेरठ को प्रयागराज की तर्ज पर विकसित करने की बात कही थी। उसी निर्देश के तहत ये प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिन्हें जल्द मंजूरी मिलेगी। विषय है वो आप देखिए, पिछले 6-8 महीने में जो मेरठ में हुआ है, विकास हुआ है, उसकी ठीक है वो शुरुआत उसकी पहले से हुई होगी जरूर, लेकिन हुआ अभी है। और मेरठ का भविष्य बहुत उज्जवल है, बिकॉज ये जितना भी कनेक्टिविटी मेरठ की बढ़ गई ना सारी, और जो मेरठ में अब 2 नए सिटीज भी शुरू होने वाले हैं, उसकी वजह से मेरठ बहुत तरक्की करेगा। बहुत देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने हम लोग जब उनसे मिलते थे और आग्रह करते थे कि महाराज जी मेरठ के लिए हम चाहते हैं कि मेरठ का विकास हो, महाराज जी की प्रायोरिटी पर मेरठ है। और महाराज जी ने पहले ही ये कहा था कि हम प्रयागराज की तर्ज पे मेरठ को भी डेवलप करेंगे, और उसी के संदर्भ में ये बैठक भी हुई। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे मार्च में, उन्होंने निर्देशित किया अधिकारियों को कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर पूरे मेरठ को डेवलप करने का एक प्लान बनाए। उसी प्लान के तहत आज बैठक हुई है। पहले भी हमारा एक हैकाथॉन वन हुआ था, उसमें भी लगभग 300 करोड़ के मेरठ को कैसे विकसित किया जाए उस पर प्लानिंग हुई थी। लेकिन आज ये दूसरी बैठक है और इसमें लगभग 17,000 करोड़ के हमने प्रोजेक्ट इसमें सारे लिए गए हैं, और ड्रेन से लेकर सारा सिविल से लेकर और जितना भी मेरठ को डेवलप करने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं उस पर सभी के विचार आए, सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मेरठ बदलता हुआ दिखाई देगा। और पूरे मेरठ जिले के लिए, चाहे हसनापुर हो, चाहे सिवाल खास हो, चाहे सरदना हो, चाहे किठौर हो, चाहे मेरठ हो, उसके अंदर पूरा एक बहुत अच्छा विकास का इन लोगों ने परिकल्पना बना करके उसको 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बनाई हैं, जिसका इम्प्लीमेंट उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होने वाला है। जालौन जिले की ग्राम पंचायत रगौली प्रदेश की पहली गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बन गई है। सीएम योगी के गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करते हुए इस ग्राम पंचायत ने ये उपलब्धि हासिल की है। सीएम योगी द्वारा गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए जीरो पॉवर्टी योजना चलाई गई है, जिससे प्रदेश के किसी भी गांव में कोई भी गरीब और वंचित न रहे और प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाया जा सके। देखिए रिपोर्ट। जालौन जिले की ग्राम पंचायत रगौली प्रदेश की पहली गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बन गई है। सीएम योगी के गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करते हुए इस ग्राम पंचायत ने ये उपलब्धि हासिल की है। गांव में जो 22 परिवार जीरो प्रॉपर्टी में है, उनको सारी योजना का लाभ मिला, जैसे कि पढ़ाई नंबर 1, नंबर 2 राशन कार्ड, नंबर 3 कन्या सुमंगला योजना, वृद्धा पेंशन, शौचालय, आवास, गैस सिलेंडर, जितनी सरकार की सारी योजना है उनको गरीबों को लाभ दिलाने का काम माननीय जिलाधिकारी के अधिक प्रयासों से किया गया, और हम लोग भी उसमें लगे रहे कि गरीबों को जन जन तक लाभ पहुंचने का काम हो।
हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गांव के गरीब लोग बहुत खुश हैं। अब गांव में कोई व्यक्ति गरीब नहीं है। अब और क्या है जीरो पॉवर्टी अभियान, उसे भी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसे 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। इस अभियान के तहत राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत से सबसे गरीब 10 से 25 परिवारों की पहचान की जाती है और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, श्रमिक कार्ड, आयुष्मान भारत योजना के तहत एक गोल्ड कार्ड और अन्य पेंशन संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाता है। हमें शौचालय मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, बाकी जो का सुविधाएं हैं वो सारी सब कुछ मिली है। पहले क्या दिक्कतें होती थी? पहले लैट्रिन थी तो हमें घर से बाहर जाने पड़ता था, अब वो भी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। गैस चूल्हा मिल गया तब भी ठीक है। सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। सीएम योगी के सपने को साकार करते हुए जालौन की ग्राम पंचायत रगौली ने नया आयाम स्थापित किया है और इस योजना के चलते ग्राम पंचायत रगौली में अब कोई गरीब नहीं है। सरकार ने इस अभियान को चरणों में चलाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य परिवारों की वार्षिक आय को न्यूनतम 1.25 लाख रुपए तक लाना है। वक्फ संशोधन कानून के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जौनपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष विमल सिंह की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। विमल सिंह ने कहा कि मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और हिंसा हो रही है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की कि वह वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और केंद्रीय पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि हिंदू समुदाय की रक्षा हो सके। हिंदू परिषद द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर पिछले दिनों में जो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के आड़ में जो लक्ष्य करके हिंदुओं के ऊपर हिंसा की गई मुर्शिदाबाद में, उसी के लिए आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर एक प्रकार से जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उनके द्वारा हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है और ममता बनर्जी की जो पश्चिम बंगाल सरकार है उनको संरक्षण दे रही है और किसी प्रकार की हिंदू हितों की कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिए जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से और वहाँ पे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। प्रयागराज में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड और सेना की मदद से आग पर काबू पाया गया है। देखिए रिपोर्ट। आसमान छूती आग की लपटें, धुएं का गुबार और अफरा तफरी का यह मंजर। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज से हैं, जहां शनिवार सुबह महाकुंभ में तंबुओं का शहर बसाने वाले लल्लू जी के गोदाम में भीषण आग की घटना से हड़कंप मच गया। गोदाम में बड़ी तादाद में बांस बल्लियां और टेंट के पर्दे, गद्दे और रजाइयां रखे हुए थे। लिहाजा महज चंद ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की तपिश ऐसी कि बुझाने वालों के शरीर पर छाले तक पड़ गए। सारी जगह से फायर टैंकर मंगाए, डिफेंस के भी जितने भी टैंकर हैं उनको भी कॉल किया है। सबके सहयोग से इसमें हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आग इतनी विकराल है, उसका टेम्परेचर इतना है कि शील्ड को लगाकर तब आग बुझा रहे हैं। कई जगह हम खुद अंदर घुसे हैं, जल गए हैं हम, कई जगह छाले भी मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आग का बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्या कारण निकल के सामने आ रहा है? सामने यही इनके द्वारा भारी भयंकर स्टोर किया गया है। कई बार इनसे कहा भी गया कि आप पर डे का सामान इकट्ठा करके यहाँ से हटाता जाए, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें सिलेंडर भी रखे हैं, वो भी ब्लास्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आग विकराल रूप ले रही है। आग के विकराल रूप को देखते हुए फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। यहाँ तक कि आग पर काबू पाने के लिए सेना को भी बुलाना पड़ गया। परेड स्थल पे लल्लू जी टेंट कंपनी अस्थायी गोदाम, जिसमें बल्लियां व अन्य लकड़ी का सामान खुले में इन्होंने स्टोर किया हुआ है, उसमें अज्ञात कारणों की वजह से आग पकड़ गई। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर हमारे जितने भी सब उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। वह यहाँ पे मौके पे 18 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, जिनके द्वारा लगभग आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। सेना भी इसमें रेस्क्यू में है? जी, इसमें सेना के भी 4 फायर टेंडर्स मौजूद हैं। इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और आग लगने का जो मुख्य कारण है उसके लिए जांच पड़ताल की जा रही है। घंटों तक चली कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। खबर लिखे जाने तक आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। कन्नौज जिले में कैंसर पीड़ित एक डॉक्टर के जज्बे की एक ऐसी कहानी हम आपको बताते हैं जो
सबके लिए हैरान कर देने वाली है, जिसको सुनकर सरकारी अफसर से लेकर आम लोग सब उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी के कन्नौज जिले में कैंसर पीड़ित एक डॉक्टर के जज्बे की प्रेरक कहानी सामने आई है। हरदोई जिला निवासी डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह पेशे से एक डॉक्टर हैं। वे लखनऊ के प्रसिद्ध KGMU अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रहे थे। करीब 36 वर्ष पूर्व उनको दूसरा बेटा हुआ, लेकिन वो मानसिक रूप से दिव्यांग था। बेटे को मानसिक रोगी देखकर पहले वो बहुत परेशान हुए और फिर उन्होंने बेटे की परेशानी से प्रेरित होकर कर्ज लेकर एक जगह खरीदी और उस जगह पर मानसिक रूप से पीड़ित गरीब निराश्रित लोगों को नया जीवन देने के लिए एक संस्था बनाई। मैं एक मानसिक मंदित और मानसिक विक्षिप्त दिव्यांगों के लिए एक आश्रय गृह चला रहा हूँ। ये मेरा खुद का बच्चा मानसिक मंदित है और मैं राधा कंप्यूटर पे गया, वहाँ पे एक मानसिक विक्षिप्त घूम रहा था, तो उसको देख करके मुझे रात भर नींद नहीं आई। उससे हमें अपने खुद के बच्चे से और उस मानसिक विक्षिप्त लाभार्थी को देख करके प्रेरणा मिली कि हम ऐसे लोगों के लिए कुछ करें जो रोड पे घूम रहे हैं, जिनका कोई नहीं है। हमारे सभ्य समाज के कुछ ही लोग सपोर्ट करते हैं। आइए जानते हैं आखिर कैंसर पीड़ित डॉक्टर के जज्बे को सब क्यों सलाम कर रहे हैं। दिव्यांगों के लिए डॉक्टर ने एक संस्थान की शुरुआत की, जहां पर इस फाउंडेशन में दिव्यांग लोगों को लाना शुरू किया। 2005 से लेकर 2017 तक निजी लोगों के सहयोग से संस्थान को चलाया। 2017 के बाद सरकारी सहयोग मिला। एक बच्चे पर सुबह नाश्ते से लेकर रात खाने तक का ध्यान। KGMU के वो MS डॉक्टर रहे, लेकिन चूंकि वो समाज सेवा और जन सेवा से प्रेरित होकर के उन्होंने एक कदम उठाया है और इस समय 50 ऐसे मंदबुद्धि के वहाँ हैं जिनकी वो अच्छे ढंग से देख रेख कर रहे हैं। समय समय पर मेरे द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसका भ्रमण किया जाता है और वहाँ की व्यवस्था को देखा जाता है और जो भी कुछ कमी रहती है उसमें सहयोग करके उसको ठीक किया जाता है। 58 साल के डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह आज 30 पुरुष और 20 महिला मानसिक रोगी मरीजों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय इन दिव्यांग लोगों को देना शुरू कर दिया। 2009 में उनको कैंसर की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर का कैंसर 95% तक पहुंच गया था। कैंसर का बड़ा ऑपरेशन हुआ और वो कैंसर से जंग जीत गए। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को कई जिलों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश व ओलावृष्टि से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हैं। बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में गेहूं की फसल भी बर्बाद हो गई। आज हुई आफत की बारिश और फसलों के नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित जिलों के अधिकारियों को राहत के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने फसल नुकसान का आकलन कर जल्द से जल्द पूरी रिपोर्ट शासन को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि समय से किसानों को उनका मुआवजा मिल सके। IPL में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दिन के पहले मैच में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। मैच पंजाब के मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की है। शनिवार शाम 6 बजे से लागू हुआ ये युद्ध विराम आज मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। क्रेमलिन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि यूक्रेन भी इसी तरह का कदम उठाएगा और ईस्टर के दौरान इस अवधि के दौरान सभी तरह की गोलीबारी बंद कर देंगे। तो वहीं यूक्रेन ने रूस पर इस युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुर्स्क और बेलग्रो में लड़ाई जारी है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ईस्टर को लेकर पुतिन का बयान कुर्स्क और बेलग्रो क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।